हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द लॉ सीकर्स। पिछले वीडियो तक हमने बात करी थी सेक्शन 104 तक। आज की वीडियो में बात करेंगे लीज की। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में चौथे तरीके का ट्रांसफर होता है लीज। लीज को सेक्शन 105 के अंदर डिफाइन किया गया है। उसमें डिफाइन करते हुए ये बोला गया है, अ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर ऑफ राइट टू एंजॉय। इसके अंदर जो प्रॉपर्टी का राइट टू एंजॉय है वो ट्रांसफर हो रहा है। ये एक सर्टेन टाइम के लिए किया जाता है। लीज हमेशा एक सर्टेन टाइम के लिए बनाई जाती है। उसके बाद में ऐसा जो ट्रांसफ़र है वो इम्प्लाइड भी हो सकता है या एक्सप्रेस भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में ये जो ट्रांसफ़र किया आएगा ना, उसके कंसिडरेशन में प्राइस या तो ले ली गई है या फिर प्रॉमिस की गई है कि फ्यूचर में आपको प्राइस दे दी जाएगी, या फिर आपको मनी दे दी गई है, या फिर एक शेयर इन क्रॉप के अंदर जो पैदावार होगी उसके अंदर एक हिस्सा कंसिडरेशन के तौर पे दिया गया है, या फिर ऐसे लीज के बदले आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करेंगे। हम कुछ काम करते हैं, हम कुछ सर्विस देते हैं, वो सर्विस हम आपको देंगे लीज के लिeu में, या फिर कोई भी ऐसी कोई दूसरी वैल्यूएबल थिंग जो कि लीज के कंसिडरेशन में दी जा सकती है। ऐसी कोई भी चीज़ जो वैल्यू रखती है उसको कंसिडरेशन में दिया जाता है। ऐसा जो कंसिडरेशन है वो पीरियडिकली या फिर ओकेजनली रेंडर किया जाता है। या तो एक पीरियड फिक्स किया गया है या फिर कोई ओकेजन फिक्स किया गया है, उस पर आपसे कंसिडरेशन लिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें बताई गई है कि जो लेसी है, जो ट्रांसफरी है, उसके द्वारा ऐसा जो ट्रांसफ़र है वो एक्सेप्ट कर लिया जाना चाहिए। इसमें ये बताया गया है कि दो चीज़ें होती है, प्रीमियम होता है और रेंट होता है। ये क्या होते हैं? प्रीमियम में बताया गया है, प्रीमियम जो है ना वो एक प्राइस है जो कि लीज को ऑब्टेन करने के लिए पे की गई है। मतलब मुझे अगर किसी से लीज करनी है, मुझे कोई प्रॉपर्टी लीज पे लेनी है, तो ऐसा लीज करने के लिए मुझे कुछ पैसे देने होंगे, मैं वो पैसे दूंगा और फिर ये हम लीज कर लेंगे। उसके बाद में रेंट, उस लीज को अपने पास रखने के लिए, उस प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए, ऑक्यूपाई करने के लिए जो हम पैसा देते हैं वो होता है रेंट। प्रीमियम तो हो गया कि वो लीज का जो ट्रांसफ़र है वो हो जाए, और रेंट हो गया उस प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए, ऑक्यूपाई करने के लिए आप जो पैसे देते हैं उसको कहते हैं रेंट। और यहाँ पे जो दो पार्टीज़ होती हैं, जो ट्रांसफ़र और ट्रांसफरी होते हैं, उनको कहते हैं लेसर और लेसी। ट्रांसफ़र जो होता है वो होता है लेसर, और जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई है जो कि होता है ट्रांसफरी, उसको कहते हैं लेसी। सेक्शन 106 के अंदर बताया गया है कि लीज का ड्यूरेशन क्या होगा। इसमें बताया गया है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी नहीं है, मतलब हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ, और या तो कोई लोकल लॉ नहीं है या फिर कोई यूजेज नहीं है उस जगह पे, तो अगर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए कोई प्रॉपर्टी लीज पे दी जा रही है तो माना जाएगा कि वो लीज ईयर टू ईयर है, एक साल से एक साल की है, फिर नेक्स्ट ईयर रिन्यू हो जाएगी। जिसको टर्मिनेट किया जा सकता है या तो लेसी के द्वारा या लेसर के द्वारा, दोनों में से कोई भी उस लीज को टर्मिनेट कर सकता है। और ऐसा टर्मिनेशन करने के लिए 6 महीने का प्रायर नोटिस देना ज़रूरी है। इसमें आगे बताया गया है कि एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस को छोड़ के अगर किसी दूसरे पर्पस के लिए प्रॉपर्टी लीज पे ली गई है तो वो होगी मंथ टू मंथ, जिसको लेसर या लेसी दोनों में से कोई भी टर्मिनेट कर सकता है। और ऐसे टर्मिनेशन करने से पहले 15 दिन का प्रायर नोटिस देना ज़रूरी है। अब सबसेक्शन 2 के अंदर बताया गया है कि अगर दूसरे लॉ में कोई दूसरी बात लिखी हुई है, कॉन्ट्रेरी लिखी हुई है, उसके होते हुए भी इस बात पे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि जो सबसेक्शन 1 में हमने नोटिस का पीरियड दिया हुआ है वो कब से चालू होगा। नोटिस जब रिसीव होगा, नोटिस के रिसिप्ट की डेट से वो टर्मिनेशन का जो नोटिस पीरियड है वो चालू होगा। सबसेक्शन 3 के अंदर ये बताया गया है कि नोटिस के अंदर जो पीरियड मेंशन किया है, अगर वो जो सबसेक्शन 1 में बताए हुए टाइम से अगर कम है, लेकिन जो हमने सूट फाइल किया है वो उस टर्म के एक्सपायरेशन के बाद ही, मतलब जो सबसेक्शन 1 के अंदर 15 डेज और 6 मंथ्स का टाइम जो दे रखा है, उसके एक्सपायरेशन के बाद में अगर हमने सूट फाइल किया है तो सिर्फ इस बात पे कि नोटिस के अंदर जो पीरियड है वो कम बताया गया था, इस बात के होने की वजह से वो जो नोटिस है वो इनवैलिड नहीं हो जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं, अगर मैंने किसी को नोटिस दिया, नोटिस के अंदर मैंने लिखा कि मैं आपको 10 दिन का नोटिस दे रहा हूँ, अब सबसेक्शन 1 के अंदर 15 दिन के नोटिस की बात की गई है, लेकिन अगर मैं सूट जो फाइल कर रहा हूँ वो 15 दिन के बाद ही कर रहा हूँ, तो मैंने जो 10 दिन का नोटिस दिया था, उस नोटिस की वजह से सबसेक्शन 1 में दिए हुए टाइम जो था 15 दिन का, उस वजह से जो नोटिस है मेरा वो इनवैलिड नहीं हो जाएगा। मेरा नोटिस वैलिड ही रहेगा अगर मैंने सबसेक्शन 1 के अंदर बताए हुए टाइम के बाद ही सूट फाइल किया है। अब सबसेक्शन 4 के अंदर बताया गया है कि नोटिस कैसा होगा।
सबसेक्शन 4 में बताया गया है नोटिस जो होगा वो हमेशा राइटिंग में होगा, साइन किया जाएगा उस व्यक्ति के द्वारा जो व्यक्ति नोटिस देना चाहता है। उसके बाद में जिस व्यक्ति को आप नोटिस देना चाहते हैं उसको आप बाय पोस्ट भेज देंगे या फिर पर्सनली टेंडर करेंगे, या तो उसको या फिर उसके किसी फैमिली मेम्बर को या फिर उसके रेजिडेंस पे अगर कोई सर्वेंट है उसको आप नोटिस दे देंगे। और अगर पर्सनली डिलीवर करना प्रैक्टिकेबल नहीं है तो आप ऐसी जगह पे चिपका देंगे उस नोटिस को जहाँ पे उसको आराम से देखा जा सके, जो लोगों की नज़र में आ सके। अब सबसेक्शन 107 के अंदर बात कर लेते हैं। उसमें बताया जाता है कि लीज हाउ मेड, लीज कैसे बनाई जाती है। इसमें बताया गया है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की लीज जो है वो ईयर टू ईयर है या फिर उससे ईयरली रेंट एक्रू होता है, मतलब उसका जो रेंट है वो पूरे साल भर के बाद में ही दिया जाता है, या फिर साल भर से ज़्यादा का अगर पीरियड है उस लीज का, तो ऐसी लीज जो है वो हमेशा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के द्वारा ही की जाएगी। अब आगे बताया कि इसको छोड़ के बाकी जितनी भी तरीके की लीज है वो या तो ओरल एग्रीमेंट के द्वारा हो सकती है या फिर रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हो सकती है। लेकिन अगर आप ओरल एग्रीमेंट की तरह कर रहे हैं तो उसके साथ में आपको जो प्रॉपर्टी की डिलीवरी भी देनी होगी, मतलब उस ओरल एग्रीमेंट के साथ में जो प्रॉपर्टी की डिलीवरी है वो भी अकम्पनीड होगी, वो भी साथ में होगी। आगे इसमें बताया गया है कि अगर कोई लीज जो है वो अगर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के द्वारा की गई है, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा की गई है, तो ऐसी जो लीज है अगर वो एक है तो वो एक, या एक से ज़्यादा है तो एक से ज़्यादा जितनी भी हैं वो लेसर और लेसी दोनों के द्वारा एग्जीक्यूट की जाएगी। अब आगे बताया गया है कि हमने जो बात करी थी कि ईयरली, ईयर टू ईयर या फिर जो मोर देन 1 ईयर जो लीज़ है उनको छोड़ के जो हम लीज़ करते हैं उनका हम रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से भी कर सकते हैं या फिर ओरल एग्रीमेंट विद डिलीवरी ऑफ पोजीशन भी कर सकते हैं। इसका एक्सेप्शन बताया गया है आगे। इसमें बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल नोटिफिकेशन बता सकती है कि उन लीजेस को छोड़ के जो बाकी की लीजेस थी उसको आप कैसे कर सकते हो। उसको आप चाहो तो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के द्वारा भी कर सकते हो, और अगर चाहो तो आप ओरल एग्रीमेंट विदाउट डिलीवरी ऑफ पोजीशन भी कर सकते हैं। इसमें बोला गया है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने बाय नोटिफिकेशन ये बता दिया तो आप उन लीजेस को बिना रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के और ओरल एग्रीमेंट विदाउट डिलीवरी ऑफ पोजीशन भी कर सकते हैं। ये एक्सेप्शन बताया गया है ऊपर वाली बात का। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। लीज़ क्या होती है, किस तरीके से बनाई जाती है, कितने टाइम की होती है, सब आपको समझ आ गया होगा। अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो और मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।